नमस्कार, मैं रविश कुमार। अक्सर कार कंपनियां अपने किसी मॉडल का हेडलाइट खराब निकलने पर बेची गई तमाम कारें वापस मंगा लेती हैं। यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे करीब 2.25 लाख छात्रों को पता ही नहीं है कि अगले 24 घंटे में वे किस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। जो इस वक्त पढ़ रहे हैं उनकी भी यही हालत है। रातों रात कोर्स बदल लेने का करिश्मा हजारों साल से दुनिया में ज्ञान का दीपक जलाने वाला भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस साल UPA 2 नाम के जिस भारत सरकार ने DU के वाइस चांसलर दिनेश सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेवल का योगदान देने के एवज में पद्मश्री दिया, उसके चंद महीने बाद जब उसी भारत सरकार का राजनीतिक नाम NDA हुआ तो उसने दिनेश सिंह के अनेक उल्लेखनीय योगदानों में से एक DU के नए पाठ्यक्रम के लागू करने के तौर तरीके को गैर कानूनी बता दिया है। इस कोर्स को आप FYUP के संक्षिप्त नाम से पुकारते हैं। तकनीकी रूप से यह निर्देश UGC ने जारी किया है, मगर राजनीतिक रूप से यह बीजेपी के दिल्ली घोषणा पत्र का हिस्सा भी है कि सत्ता में आते ही FYUP समाप्त कर दिया जाएगा। तो UGC ने रविवार के दिन भी काम करते हुए DU के प्रिंसिपलों को चिट्ठी भेजी कि इस कोर्स को समाप्त कीजिए और 4 साल की जगह 3 साल के पाठ्यक्रम में एडमिशन लीजिए। UGC ने दिल्ली के अखबारों में भी नोटिस छाप दिया ताकि आम जनता भी बाखबर हो सके। UGC को अब जाकर पता चला है कि FYUP नामक कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 के अनुकूल नहीं है। 2013 में इसे लागू करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 का अनुकरण नहीं किया गया, जिसके तहत कोर्स के अध्यादेश को विजिटर यानी राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। DU की दलील है कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए फाइल मानव संसाधन मंत्रालय को भेजी गई थी और नियम के अनुसार 1 महीने तक राष्ट्रपति का जवाब नहीं आता है तो इसे अनुमति के रूप में मान लिया जाता है। UGC ने अपने आदेश में कहा है कि जो कॉलेज इसका पालन नहीं करेगा उसे UGC एक्ट 1956 के खिलाफ माना जाएगा। 4 साल से 3 साल के पाठ्यक्रम में जाने का क्या तौर तरीका होगा, इसके लिए UGC ने एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी है। फैसला यही है कि मंगलवार को कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी। सोमवार को खालसा कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के 66 कॉलेज के प्रिंसिपलों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया। प्रिंसिपल बिरादरी का कहना है कि उनके सामने DU और UGC के अलग अलग फरमान हैं। आज मानव संसाधन मंत्रालय में UGC के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय दखल नहीं देगा। ये UGC और DU के बीच का मामला है। इतनी तटस्थता और निर्विकार भाव से भारत में ही संस्थाएं काम कर सकती हैं। खैर, सोमवार को मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का इस बाबत छात्र हित में कोई बयान नहीं आया है, ट्विटर पर भी नहीं। एक बैठक UGC की स्टैंडिंग कमेटी की भी हुई, जिसमें शिक्षक संघ और छात्र संघ को शामिल किया गया। आरोप DU के वाइस चांसलर पर भी लगता रहा है कि उन्होंने जल्दबाजी में कोर्स लागू किया और दबाव में तमाम परिषदों पर को फैसले लेने पर सहमति डाली। लेकिन इन आरोपों का दिनेश सिंह हर स्तर पर जवाब देते रहे हैं, मगर सोमवार को पूरे दिन कुछ नहीं बोले। यह भी नहीं कहा कि वे UGC के फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे या विश्वविद्यालय को UGC का फैसला मानना पड़ेगा। गूगल के गर्त में एक पुरानी खबर पड़ी मिली, जिससे साफ होता है कि UGC पिछले साल तक इस कोर्स को लागू करने में DU की मदद कर रही थी। दिनांक 5 जून और साल 2013 को द हिंदू अखबार में संवाददाता आरती धर ने लिखा है कि, और ये UGC की साइट पर भी है, कि UGC ने DU में लागू हो रहे FYUP कोर्स के लागू होने की प्रगति पर नजर रखने के लिए और सलाह देने के लिए 5 सदस्यों की एक सलाहकार कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के पूर्व महानिदेशक SK जोशी हैं। समिति में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के मृणाल मेरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के भी पूर्व निदेशक जैसे लोग हैं। तब UGC अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि UGC की यह कमेटी DU के इस कदम को लागू करने में मदद करेगी और राय देगी। इसी 16 जून को DU को लिखे खत में UGC के निदेशक कहते हैं कि 25 फरवरी 2014 को इस सलाहकार समिति ने रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार DU ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं किया है। 25 फरवरी को रिपोर्ट आती है और UGC नाम की स्वायत्त संस्था मानव संसाधन मंत्रालय के किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र फैसला लेती है 20 जून को। 3.5 महीने तक UGC ने इस रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? पर यह समिति तो कोर्स के लागू करने में मदद के लिए बनी थी। तो क्या जनता को यह भी पता चलेगा कि FYUP को लागू कराने में SK जोशी कमेटी ने क्या क्या मदद की? FYUP के लागू करने की प्रक्रिया को लेकर विवाद रहा है, मगर उसे हटाने का तरीका क्या नियमानुकूल है? कथित रूप से एक गलत को हटाने के लिए क्या घोषित रूप से एक और गलत का सहारा लिया जा सकता है? क्या वाकई DU की स्वायत्तता वाली दलील पुख्ता है? क्या UGC के पास ऐसा करने के अधिकार हैं? 21वीं सदी के सोशल मीडिया वाले पारदर्शी भारत में कायदे से इन संस्थाओं के प्रमुखों को प्रेस के सामने आकर अपना अपना पक्ष रखना चाहिए। UGC या SK जोशी कमेटी को यह साफ करना चाहिए
कि FYUP 10+2+3 के खिलाफ अगर था तो उन्हें कब पता चला? जून 2013 से लेकर 25 फरवरी तक का इतना वक्त क्यों लगा? क्या तब यूजीसी सरकार के दबाव में थी या अब है? क्या छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीयू के विजिटर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दखल नहीं देना चाहिए? हम प्राइम टाइम में इन सब सवालों पर बात करेंगे। डॉक्टर नंदिता नारायण हैं, आप अध्यक्ष हैं डूटा की, अनमोल हैं प्रदेश अध्यक्ष आयसा के हैं, लेकिन इस मामले में छात्र राजनीति में एबीवीपी और एनएसयूआई भी सक्रिय हैं। प्रोफेसर संजय कुमार हैं, आप सदस्य हैं एकेडमिक काउंसिल डीयू के, और प्रोफेसर एसके थोराट साहब हैं, आप पूर्व चेयरमैन रहे हैं यूजीसी के। थोराट साहब, आपसे मैं 2-3 चीज़ों पे एक मुख्तलिफ राय चाहता हूं कि यूजीसी ने अभी जो कहा है कि 10+2+3 की नीति का पालन डीयू ने नहीं किया है, एक बहुत ही बुनियादी बात है। जब वो एक सलाहकार कमेटी बनाती है तो मेरी नज़र में जब मैं उसके नोटिफिकेशन को देख रहा हूं तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसके लागू करने की प्रक्रिया में जो घपले हुए हैं उस पर विचार करेगी, अगर घपला पाया जाएगा तो ये कोर्स रद्द कर दिया जाएगा। बल्कि इस नोटिफिकेशन में सर ये लिखा हुआ है कि डीयू को मदद करेगी, नजर रखेगी कि वो किस तरह से कर रही है। आपकी नजर में कौन सही है, डीयू या यूजीसी या एसके जोशी की रिपोर्ट? देखिए, इसमें कौन सही है कौन गलत है, मेरा ख्याल है ये इशू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इशू कंटेंसेशन बना है। इसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन शुरू में भी थे और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अभी भी काफ़ी तेज़ी से उभर के आया हुआ है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि 10+2+3 का जो फार्मूला, जो सिस्टम मेरी दी है, वो 1964 में जो कोठारी कमीशन बैठा था, उन्होंने बड़ा डिटेल तरीके से जो डाइवर्सिफाइड डिग्री का स्ट्रक्चर इंडिया में था, कई जगह 2 साल का बीए, कई जगह 3 साल का बीए, कई जगह 4 साल का बीए, तो इंटर यूनिवर्सिटी मोबिलिटी के लिए और स्टेट मोबिलिटी के लिए ये हानिकारक था। इसलिए एक तरह की एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये सजेशन उन्होंने दी। 1986 में पार्लियामेंट में अपनी पॉलिसी पास की और उसके बाद 1986 से लेकर 1992 तक उसके ऊपर डिस्कशन चला। कैप कमेटी जो है, जिसके मेंबर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर्स, उसमें ये डिस्कशन हुआ और 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन बाहर आया जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक अहम हिस्सा था 10+2+3 का। तो मेरा ख्याल है ये जो नीति है, ये जो पार्लियामेंट के थ्रू बनी है, जो सारे इंडिया को कवर करती है, इसमें यूजीसी को अधिकार है। यूजीसी का मैंडेट क्या है अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? कोऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड। कोऑर्डिनेशन के हिस्से को लेके मेरा ख्याल है यूजीसी को राइट बनता है कि इसमें दखल दे। मुझे यह लगता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स वन ऑफ द लीडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब आप बेसिक स्ट्रक्चर 10+3 का आप चेंज कर रहे हो 4 ईयर के लिए, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर अच्छी तरह सोच समझ होनी चाहिए। और इसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन शुरू में भी थे, अभी भी है, और ये बहुत अहम मसला है। इसलिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर सोच होनी चाहिए और सोच साहब, मेरा सवाल ये है कि डीयू का कहना है कि उसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल और डीयू कोड, इन तीनों प्रक्रियाओं का पालन किया है। जो भी है, कागज पे ही अगर विवाद है तो फिर भी कागज पे किया है, ठीक है। इतने समय के बाद यूजीसी अचानक किस तरह से कहे कि नहीं, आपकी ये प्रक्रिया सही नहीं है और हम आपके इस कोर्स को रद्द करते हैं, तो क्या एक तरह का एक वैधानिक, संवैधानिक मैं नहीं कह रहा हूं, क्या एक तरह का एक वैधानिक कानूनी संकट वहां नहीं खड़ा हो जाता है कि जो कोर्स डीयू ने अपनी किताब से डिलीट कर दिया है, मिटा दिया है, और एक नया कोर्स जिसको अडॉप्ट कर लिया है, उसको रिजेक्ट करके नया कोर्स रातों रात पुराना वाला कैसे वापस ला सकते? नहीं, देखिए जी, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है एकेडमिक मैटर्स में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल, उसमें वो निर्णय ले सकती है। और जहाँ तक स्टूडेंट के हितों का सवाल है, यूजीसी ने भी कमेटी बनाई है, यूनिवर्सिटी भी उसमें वेज एंड मीन्स फाइंड आउट कर सकती है जिसके थ्रू स्टूडेंट के हितों को मेरा ख्याल है प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये डिसीजन यदि रिवर्स की जा रही है। इतनी कंटेंसीज बनी है, इतना डिबेट हो रहा है, कुछ हद तक हम वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है स्टबर्न पोजीशन लेना डीयू के लिए ये ठीक नहीं होगा। ये इट विल ब्रिंग ए चेंज इन द नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर सोच। एक विवाद चल रहा है, ठीक है, हम विवाद वाले पहलू पर छोड़ देते हैं। एक विवाद ये भी रहा है कि 1 साल तक ये कोर्स, उससे पहले भी विवाद रहा, फिर यूजीसी को
यूजीसी ने इसको कैंसिल तब क्यों नहीं किया? एक सरकार बदलने पे कैंसिल कर रही है, यूजीसी ये ऑर्डर दे रही है, पहले क्यों नहीं किया? पहले यूजीसी ने अपने इस मैंडेट को एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? हम कैसे मान लें कि यूजीसी का ये कदम राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है? वो देखिए, राजनीतिक इससे प्रेरित है या नहीं वो बात अलग है। सवाल ये है कि जो एकेडमिक मुद्दा यहाँ रेस किया जा रहा है वो मुद्दा सही है या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यूजीसी ने शुरू में ये सही कहा कि यूजीसी के रूल में ये था कि मिनिमम पीरियड 3 होना चाहिए, तो इसके ऊपर यदि 4 और 5 साल हो तो उसमें यूजीसी का कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन बाद में यूजीसी को ये रियलाइज हुआ है कि ये नेशनल पॉलिसी को टच कर रहा है, ये जो प्रेसिडेंट का जो कंसेंट लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है, एमएचआरडी के जो सवाल थे उसका जवाब नहीं दिया गया है, और ये यूजीसी के एक्ट को भी वायलेट करता है, क्योंकि यूजीसी के एक्ट कहता है कि मेजर फंक्शन ऑफ यूजीसी इज टू कोऑर्डिनेट द एजुकेशन इन द कंट्री, डाइवर्सिफाइड एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा लेट विजडम हो, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो मुद्दे तो इम्पोर्टेंट है और उस मुद्दे अभी रेस किए गए तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम मुद्दे पे कर चुके हैं चर्चा, इसीलिए मैं थोड़ा इस प्रक्रिया के बारे में बात करना चाह रहा था। मैं नंदिता जी आ रहा हूँ। जब थोराट साहब कुछ कह रहे थे, हाँ, तो संजय जी उसमें आपको क्या आपत्ति नजर आई? इसमें थोराट साहब ने जैसे 2-3 चीजें हाईलाइट की। एक तो उन्होंने लेट विजडम की बात कही उन्होंने, ठीक है ना? उन्होंने एक तो ये बात जैसे बोली कि विजिटर का अप्रूवल नहीं लिया। देखिए, विजिटर का अप्रूवल की कॉपी मेरे पास भी है जो एचआरडी को भेजी गई थी 19 जुलाई 2013 को। आज ये कहना कि विजिटर का अप्रूवल नहीं है एक मजाक सा लगता है। उसमें है, उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें यह कि 19 जुलाई 2013 को ये एचआरडी को भेजा गया था। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें एक प्रोसीजर बताया कि कैसे विजिटर का अप्रूवल होता है। देखिए, विजिटर दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी ऑर्डिनेंस अपने हस्ताक्षर नहीं करता, नहीं ऐसी कोई लिस्ट जारी करता प्रेसिडेंट हाउस कि सो एंड सो ऑर्डिनेंस क्लियर, सो एंड सो ऑर्डिनेंस डिसअलाउज। इतने बड़े विश्वविद्यालय का अगर ये नियम है कि हम विजिटर को ऑर्डिनेंस भेज देंगे और विजिटर अगर 1 महीने तक जवाब भी नहीं देगा तो हम उसे अप्रूव मान लेंगे, वो आप उसको जस्टिफाई कीजिए, लेकिन इस भारत को तो बदलने दीजिए इस नियम को कि फिर विजिटर के पास वो ऑर्डिनेंस क्यों जाए, जो जवाब ना दे तो उसको हाँ मान लिया जाए और जवाब ना दे तो उसको ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। खैर वो एक अलग बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट में यही लिखा हुआ है, तो इसीलिए पिछले जितने विजिटर का ऑर्डिनेंस के सर 4 ईयर का ऑर्डिनेंस नहीं गया, सेमेस्टर जब इंप्लीमेंट किया गया था ये 4 साल भी ऑर्डिनेंस किया था, उसमें भी यही प्रोसेस अडॉप्ट और वो ऑर्डिनेंस विजिटर का जवाब आया। सर ये उस पॉइंट पे आते हैं ना, उस ऑर्डिनेंस पे जवाब आया, ठीक है। आप इस पे कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रही हूँ बिंदु आते हैं फिर। जी, सबसे पहले ये जो इशू है इसमें तो एचआरडी सेक्रेटरी ने यूजीसी की जो मीटिंग हुई थी 13 जून को, उसमें ये कहा कि कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसी ऑर्डिनेंस विजिटर के पास आई है। उनके तो पास वो कहां से आ गया? ये वो नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा, ये उसमें वहां पे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। आप जरा सा आप उसको लेके हमारे दर्शकों को उसका भेद बता दें जरा सा, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड है। हाँ, तो ये लेटर में क्या है ना, ये कौन सी चीज है, ये कौन सा वाला ऑर्डिनेंस है? कई ऑर्डिनेंसेस होते हैं, तो क्या ये वो एफआईयूपी वाला ऑर्डिनेंस गया था कि कुछ और गया था? तो ताकि वो तो ये कह रही हूँ कि ये अशोक ठाकुर जी ने सेक्रेटरी जो एचआरडी उन्होंने ये कहा। दूसरा मैं कहती हूँ कि इसमें सही बात है कि ये उल्लंघन शुरू से हुए थे। मैं एक बहुत बड़ा उल्लंघन और पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ऑफिशियल गजेट में यूजीसी को जो एक रोल दिया गया है, वो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन द्वारा कि कोई यूनिवर्सिटी नया कोर्स शुरू करना चाहती है तो 6 महीने पहले उसे यूजीसी को लिखना पड़ता है अप्रूवल के लिए। ये हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज नाम का एक नोटिफिकेशन है और इसको सुप्रीम कोर्ट का जो 2005 का जजमेंट है यशपाल, प्रोफेसर यशपाल वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें जो है उसमें बड़ा क्लियर है कि यूजीसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर है इस मामले में, कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं जो थोराट साहब ने कहा है, और ये उस रोल को अदा कर रही है। यूजीसी को अगर 6 महीने पहले ये मिलता तो यूजीसी देखती कि इंफ्रास्ट्रक्चर 1 साल का एक्स्ट्रा जो खर्च होगा, 33% स्टूडेंट्स आप बढ़ाने जा रहे हैं, फॉरगेट एकेडमिक कंटेंट, अगर 33% आप बढ़ाने जा रहे हैं, पहले से 54% बढ़ा हुआ था, 54% बढ़ोतरी के लिए आपने कैबिनेट से सैंक्शन लिया था ग्रांट के लिए, अब 154 अगर हो गया, उसके बाद उसका 33% 50% और बढ़ गया, तो आप उस एक्स्ट्रा 50% के लिए आपने क्या कैबिनेट से फाइनेंशियल सैंक्शन मांगा?
एक नए पैसे का सैंक्शन नहीं हुआ है। ये स्टूडेंट्स की आंखों में धूल झोंकने की बात है। स्टूडेंट्स बैठेंगे कहाँ, उनको पढ़ाएगा कौन? ये सब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि बिना एडिक्वेट स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रेशो हुए, बिना एडिक्वेट स्पेस, बिना लेबोरेटरी फैसिलिटी, ये ऑर्डिनेंस का अप्रूवल थोड़ी है, ये तो आपने ऑर्डिनेंस को भेजा था मिनिस्ट्री के पास। यही प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले ये अप्रूवल कहां से बोल दिया? साल से अडॉप्ट करती है, जब तक तो पार्लियामेंट एक्ट मिलेगा सर, इसी यही प्रोसेस बताया गया। नहीं, ये प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, पर आपके पास ऑर्डिनेंस के अप्रूवल की कॉपी नहीं है ना सर, वही मैं बता रहा हूं। चिट्ठी भेजी थी आपने, जितने भी ऑर्डिनेंस है किसी को भी आज तक नहीं आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है कि नहीं, यही क्वेश्चन 6 महीने पहले नहीं भेजा, 6 महीने पहले आपने नहीं भेजा। हाँ, यूजीसी को पहले ही कदम उठाने थे, क्योंकि हमने यूजीसी को पहले अप्रोच किया। ये सारे उल्लंघन हमने उनके सामने रखे, हमने मिनिस्ट्री के सामने रखे। मैं उनको गिल्टी मानती हूँ, लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स बर्बाद हुए तो इसका मतलब नहीं है कि अगला 60,000। मेरा एकदम पॉइंटेड सवाल है कि वो ठीक है, FY UP विवादित है, उसे लागू करने का तरीका भी विवादित है, ठीक है। यूजीसी ने जो किया है कि अचानक आपको एक चिट्ठी भेज दी जाती है कि कल एडमिशन होने वाला है, आज इस कोर्स को खत्म कर दीजिए, और यूनिवर्सिटी का की एक ऑटोनॉमी, स्वायत्ता का मामला आता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक महत्वपूर्ण मसला है? नहीं, ऑटोनॉमी तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। ऑटोनॉमी में सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऑटोनॉमी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, टीचर्स को कोई पूछ नहीं। मतलब इस तरह से दुनिया में यूनिवर्सिटीज नहीं चलती हैं जिनको ऑटोनॉमस माना जाता है, एकदम जमींदारी की तरह चल रही है। उसको अलग रखिए। जहां तक उसका कनेक्शन यूजीसी के साथ है, जहां तक उसका कनेक्शन HRD और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, सबके अपने अपने पावर्स होते हैं, अपना अपना रोल होता है। अगर आप हर यूनिवर्सिटी को मनमानी करने देंगे, कोई 4 साल, कुछ 5 साल, कोई 6 साल, तो आपका ये जो एक रोल सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, वो रोल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट ठहराया है, उस पे इंक्रोचमेंट होगी। पहले यूजीसी ने रिव्यू करने के लिए कहा कि आप रिव्यू कंटिन्यूएशन को रिव्यू कीजिए इस लाइट में कि आपने परमिशन नहीं लिया था और आपने ये सब, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तब ये लेटर आना पड़ा। सवाल पूछें संजय जी, मेरा सवाल ये है कि जो मैं यूजीसी का एक्ट पढ़ रहा था, उसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि यूजीसी विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय के उन विषयों को या पाठ्यक्रम को जो उसके कोड से, एकेडमिक काउंसिल से या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास किए गए हैं, उसे रद्द नहीं कर सकती। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपने सही कहा सर। आप फिर मुझे बताइए कि फिर यूजी एक तो समय का मसला मैं समझ गया कि उनको जनवरी में करना चाहिए था, वो जो जून में कर रहे हैं, यूजीसी आपके लिहाज से क्यों गलत है? देखिए, आपने जो बात कही कि यूजीसी के एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, सर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी मिली है एकेडमिक मैटर में, जो थोराट साहब ने बात कही, ऑटोनॉमी मिल गई तो आपको एक टापू थोड़े ना अलग से मिल गया, अलग टापू बिल्कुल नहीं मिला है सर, यही मैं कहना चाह रहा हूं। यूजीसी के पास, एक सेकंड, आप यूजीसी के पास कोर्स की मान्यता के लिए गए थे, डिग्री के नोमेनक्लेचर के लिए गए थे, क्यों गए थे आप जब ऑटोनॉमी में थे? तो कोई प्रोसेस है ना, यूजीसी कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है ना आपके रिलेशन में। 2013 में एक चिट्ठी भेजी गई थी, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि आप बैक्यूलरेट नहीं रख सकते हैं, आपको नोमेनक्लेचर ये रखना पड़ेगा। उसी चिट्ठी में आप देखिए लिखा है कि कोर्स ऑफ ड्यूरेशन विद यूनिवर्सिटी भी सेम अलग अलग हो सकता है, अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग भी हो सकता है, डिपार्टमेंट वाइज भी अलग हो सकता है। इसी चिट्ठी के आखिरी लाइन में क्या लिखा, मैं पढ़ के बताऊं? बिल्कुल। इट मे प्लीज बी एंश्योर्ड नेशनल पॉलिसी का वास्तव दिया गया है, द मिनिमम ड्यूरेशन मे बी केप्ट एज पर द प्रोविजंस गिवन इन द रेलेवेंट यूजीसी रेगुलेशंस। क्या लिखा हुआ है नीचे? बिल्कुल सही कहा। वो सब लिख दिया कि आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से जो रेलेवेंट है अभी, उसके हिसाब से आपका कोर्स हो। तो आप अपनी सुविधा से पहला हिस्सा तो पढ़ रहे हैं जिसमें वो कह रहा है, यूजीसी कह रही है कि 2 विश्वविद्यालयों के भीतर अंतर हो सकता है, और विश्वविद्यालय के भीतर भी अंतर हो सकता है कि कोई बीएससी का 2 साल का बना सकते हैं या 3 साल का बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जो एक मान्य परंपरा है उसको रखें। ये 1 मई 2013 वाली की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों का मतलब बताइए फिर आप। सर देखिए, जो ये कहना है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उल्लंघन है। देखिए सर, इसमें ये पहली बार है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एग्जिट पॉइंट बताया है, 2 ईयर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद यदि कोई स्टूडेंट जो नेशनल पॉलिसी, आप इसकी खूबी मत सर, मैं खूबी नहीं बता रहा, उस FYUP से अच्छी एजुकेशन पॉलिसी धरती और चंद्रमा पे नहीं बनी है। ठीक है सर, मैं सहमत हूं, ये लोग नहीं समझ, बिल्कुल ये यूजीसी बनाम DU के विवाद पे समझ। मैं सर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूं कि जिस हिसाब से यूजीसी ने चिट्ठियां भेजी है, यूजीसी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कॉलेज को ये लिख के भेजे कि आप 100 एंड 100 4 ईयर एडमिशन ना करके 3 ईयर में करें। नंबर 1 क्यों नहीं अधिकार? आप उसको कानून से बताइए। क्योंकि जो ये कोर्स बनाए हैं, ये कोर्स हमारे एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बनाया, जिसको पावर दी है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को,
जब वो कोर्स बन चुके हैं, यूनिवर्सिटी कोर्ट से अप्रूव हो चुके हैं, जो यूजीसी की जिम्मेदारी थी कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना, टाइम टू टाइम देखते रहने कोई यूनिवर्सिटी गलत तो नहीं कर रही है। आज मई में साहब कह रहे हैं कि लेट विजडम है। हाँ ठीक है, आप पॉइंट पे बताइए। तो फिर जैसे मई में इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद यूजीसी इतनी हाइपर एक्टिव हो जाती है। एचआरडी मिनिस्टर अशोक ठाकुर, वही अशोक ठाकुर पिछले 2 साल से है। अभी ज्ञानोदय की ट्रेन का इन्होंने झंडा दिखाया था, फरवरी मार्च में गई थी सर। इसी कोर्स के लिए ये बात सही, स्टूडेंट इनोवेटिव काम कर रहे हैं। ये अशोक ठाकुर डिफरेंट यही जो चेयरमैन है अभी, अंतरधमनी प्रोग्राम हुआ था 2014 में। ये हमारे प्रोग्राम में आए थे, हजारों स्टूडेंट। देखिए मैडम, हर चीज का मतलब होता है, यही बात मतलब नहीं होता जो आप कह के वही फाइनल होगा। हम आपके घर आ गए, इसका मतलब नहीं कि हम आपके सारे विचारों से सहमत हो गए। उस समय उन्होंने कहा कि जो अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा है, अभी सब कुछ अच्छी बात है। मई इलेक्शन होते ही वो जो कोई बात नहीं कर रहा, कागज पे जो कहा गया, अब उस पर बात कीजिए। कागज पे ही बात, उससे बताइए कि यूजीसी गलत है सर। आपने जो भी लाल किताब कल वो ज्योतिष वाली नहीं, डीयू वाली जो नहीं, मैं डीयू वाली लाल किताब की ही बात कर रहा हूं। उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस की बात, तो मैं आपकी एक बात इतना समझता हूं कि ठीक है, आपने ऑर्डिनेंस भेज दिया और उस पे राष्ट्रपति का जवाब नहीं आया, तो जवाब सर किसी ऑर्डिनेंस में मान लिया गया। ठीक है, वो ठीक है, सबको मालूम है। मैडम वो जो हमारे इसी मेंबर रहे हैं, मुझे बता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बहुत सारे कानूनों को बदलना है, तो उसमें ये कानून पे नजर रखना चाहिए। क्या बदलना चाहिए, समय भी बदलना चाहिए। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश भेजे और वो ना पढ़ के भेजे, तो आज इसी को लेके लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बताइए, एक्ट में ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने भी रखना जरूरी है। आपने पूरा ऑर्डिनेंसेस को पढ़ा नहीं है। ये इस कैलेंडर में जो लाल किताब आप लाते हैं उसमें नहीं है। ये 2005 में अमेंडमेंट आया था। क्या ये ऑर्डिनेंसेस पार्लियामेंट के सामने रखी गई? एक्ट का सेक्शन 32 4 और 5 में ये लिखा गया है। क्या ये हुआ? क्या आप डीयू के एक्ट में लिखा हुआ? डीयू के एक्ट में लिखा है कि जो ऑर्डिनेंस पास होगा वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। वो बिना पार्लियामेंट में रखे और ऑफिशियल गजेट में डाले, ये शुरू हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। आप बताइए, इस पे क्या जवाब है? इस एक्ट में ये झूठ बोल रहे हैं। आप बार बार उन चीजों को यूज करने की कोशिश करते हैं जो मतलब तर्क के आधार पे नहीं ठहरते। अब मैं सारे कागज तो बोल रही हैं, मुझे बताइए क्या ये वाला एक्ट है कि नहीं है? मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर हूँ, नंबर 1। ठीक है, मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर को पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा। यदि ये कह रहे हैं कि आज थोप दिया गया, देखिए एकेडमिक काउंसिल मेंबर में फिर वही क्या ना, हम देखिए भटकना नहीं है। इन्होंने कहा कि एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी अध्यादेश आप बनाएंगे, है ना, उसको आपको लोकसभा में रखना है। सर जो लिखा, क्या वो अध्यादेश लोकसभा में रखा गया? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मानने को तैयार है। नहीं, ये क्या वो अध्यादेश लोकसभा में रखा गया? हम ये जानना चाहते हैं। जून 2014 में आपकी तरफ से कही है, यही बातें वो यूजीसी पे मैंने क्वेश्चन किया। आप डीयू की तरफ से आए, एक सेकंड सुनिए ना, आप डीयू की तरफ से आए। क्या नंदिता नारायण ने मेंबर की हैसियत? हाँ ठीक है, मेंबर है तो है, डीयू में है ना भाई। बिल्कुल मैडम। क्या नंदिता नारायण ने जो कहा वो झूठ कहा? नंदिता नारायण ने झूठ कहा या नहीं कहा, हाँ। इस बात को जब तक क्या आपको इस कानून की जानकारी है जो ये गलत? कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं, आपको जानकारी? मुझे एकेडमिक काउंसिल मेंबर होने जानकारी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मैं और एक और बात, वो सब ठीक है, मैं ये भी अपडेट कर दूं, 12 का 12 क्वेश्चन जानना आंसर जरूरी नहीं है। जब सेमेस्टर सिस्टम जब पास किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उसमें बहुत विरोध हुआ था। उसके ऑर्डिनेंस भी सर, उस पे बात सर बिल्कुल आप देखिए, आप समझ रहे हैं सर, आप उसको भी रोल बैक करवाइए। आप समझ रहे हैं, हमारे दर्शक कंफ्यूज हैं। हमारे दर्शक को मेरे इस शो से ये जानना है कि क्या यूजीसी ने अपनी सीमा लांघी है? बिल्कुल लांघी है, ठीक है। और क्या डीयू स्वायत्ता के नाम पर अपनी सारी कमियों को बचा सकता है क्या, छुपा सकता है ना? तो मैं ये 2 चीज जानना चाहता हूं। सर देखिए, आपने विजिटर को भेजा, ठीक है, वो वाला बात तो समझ गया, दर्शक को भी समझा दिया, सब चैनल पे आप लोग बोल रहे हैं। जो नंदिता नारायण ने कहा कि कोई भी ऑर्डिनेंस आप पास करते हैं, अब बात इसके लीगल इलीगल की हो रही है ना। जो छात्र आप पढ़ रहे हैं उस पर बकायदा उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ कि वो 1 साल क्या पता लीगल या इलीगल कोर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये मामला हाई कोर्ट में गया था। हाँ। जब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू किया जाता, उससे पहले फिजिकल चैलेंज जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने केस किया था कि ये फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में बताया गया कि ये कोर्स इंप्लीमेंट किया गया है। यूनिवर्सिटी ने बताया कि हमने ड्यू प्रोसेस से किया है। उसके बाद मामला सर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको आदेश हो गई थी, आपको आदेश हो गया था, ठीक है, हम अब ये समझ रहे हैं। दिल्ली ड्यू प्रोसेस का एक ये भी वहां नहीं रखे गए। बिल्कुल, ये सवाल वहां नहीं। पर आप इतने देर में बताते कि कैसे यूजीसी आपकी स्वायत्ता पर अतिक्रमण कर रहा है। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है, मैंने आपको बता दिया। यही बताने के लिए आया हूं
कि इस समय हाँ, आप कोई एक्ट बता दीजिए, आपके पास इतना सारा एक्ट है कि वो सही है कि नहीं, रद्द कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक सेकंड, अनमोल और 2 मिनट सर देखिए, लास्ट टाइम 2013 में बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को ज्ञापन दिया था, जिसमें सीताराम येचुरी ने उसको लीड किया था। वही सेम ज्ञापन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया गया था लास्ट ईयर 2013 में। दोनों ज्ञापन एचआरडी आए थे। एचआरडी ने दोनों जगह ये रिपोर्ट किया है कि डीयू ने ड्यू प्रोसेस जो कानून में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए किया। आज ये बातें जो निकल के आ रही है सर, वो इसलिए निकल के आ रही है, जून 2014 में सरकार बदल जाती है, सरकार बदल जाते हैं, यूयूसी अपने ऐसा रंग दिखा रहा है जैसे सब कुछ सब दिल्ली में सब कुछ इलीगल नहीं किया है। राजनीतिक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, वो सही है। मैं राजनीतिक पक्ष को उजागर नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि जून 2014 में ऐसा क्यों हुआ ये सर। ठीक है, वो सही है, वो तो आप मंत्री हैं नहीं, आपको मंत्री से पूछना चाहिए था। अनमोल, फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जनमत संग्रह कराया था, इसलिए आपको बुलाएं, पर यही नहीं कि इसके खिलाफ लड़ाई एबीवीपी भी लड़ रही है और एनएसयूआई जो नहीं लड़ती थी अभी कुछ दिन तक लड़ी, लेकिन आज मनीष तिवारी ने ये कह दिया कि ये फैसला वो ठीक था, हमने तब भी हंगामे के बाद लागू किया था, तो अब एनएसयूआई का पोजीशन अब जो भी है संदिग्ध है वो अपने घर में निपटे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तब एक समस्या हुई थी, बहुत सारे कोर्स हैं जो बीटेक हो गए हैं, अगर ये डिग्री वापस हो गई तो उन छात्रों के साथ क्या होगा? बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो हटा दिए गए हैं, है ना, जिनको हटा दिया गया कि ठीक है ये समय के अनुकूल नहीं है, उनको कैसे रातों रात वापस लाएंगे? तो आप छात्र हितों के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नज़र आती है बात। देखिए, इसमें आज की बात नहीं है। हम लोगों ने जब फर्स्ट सेमेस्टर एफवाईयूपी का खत्म हुआ था, उसी समय डूटा ने और तमाम संगठन आंदोलन का बात नहीं, हम बोले नहीं देंगे आंदोलन का, जो सवाल आंदोलन का बात नहीं, आप कह रहे हैं कि उनका क्या होगा, कह दिया आपकी तरफ से कि आप बहुत संघर्ष नहीं, आप सवाल का उसका क्या होगा, उन कोर्सेज का क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला, एक पूरा प्लान, एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने लाया था कि कैसे अभी इस बैच को भी 3 साल में, और जो कोर्स हटाए गए हैं आप स्ट्रक्चर लाए थे। अच्छा, ठीक है, पूरा मॉडल है, मैं उसको दिखा सकता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण दे दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। हाँ। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर लाया था कि अभी करंट बैच के लिए जो एफवाईयूपी में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर्स, उन्होंने दे दिया है कि उनको कैसे अभी भी आप 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन दे सकते हैं। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला था, डिसिप्लिन 1 के जो 6 पेपर हैं और DC 2 के 2 पेपर, उसको आप सेकंड और थर्ड ईयर में करिए, और फाउंडेशंस के 4 पेपर और एक्स्ट्रा करिकुलम के 6 पेपर आप हटा दीजिए, तो वो मतलब 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पे सवाल सिर्फ एफवाईयू, मतलब ये सवाल नहीं है कि वो कोर्स कैसे आ जाएंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो शुरू में आपने बहस भी की, उसमें मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। जो ऑटोनॉमी की बात हो रही है, कि जो ऑटोनॉमी की पूरी बहस अभी लेके आ गए हैं यूनिवर्सिटी में कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है, यूजीसी ने ये अपने डायरेक्टिव्स लेके आ गए। सबसे पहली बात तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है एकेडमिक क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। यूनिवर्सिटी इस चीज में ऑटोनॉमस नहीं है कि वो नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर को बदल दे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 10+2+3 के हिसाब से, और कई बार यूनिवर्सिटी ने, आपने देखा है कि यूजीसी ने छत्तीसगढ़ में कई यूनिवर्सिटी की मान्यता खारिज की है, दिल्ली के अंदर भी कई जगह कैसे एक्ट करने के तहत वो यूनिवर्सिटी की मान्यता खारिज कर देते हैं। तो हमें तो अब ये सवाल भी हो रहा है कि यूजीसी का जो पहला डायरेक्टिव आया, जिसमें एकेडमिक काउंसिल ने खारिज कर दिया कि एफवाईयूपी एक इलीगल कोर्स है, उसको एकेडमिक काउंसिल में खारिज कर दिया गया और वापस भेज दिया गया कि यूजीसी इसको रिव्यू करे। उसके बाद दोबारा यूजीसी का एक डायरेक्टिव आता है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एफवाईयूपी को स्क्रैप करिए और जो 24 तारीख से एडमिशन होने हैं वो आप 3 साल में करिए। तो इतना ये क्योस जो पिछले 2 दिन से मचा हुआ है, ये क्योस बेसिकली क्यों मचा हुआ है? अभी मैं आपके यहाँ स्टूडियो में आया तभी मुझे पता चला कि कल एडमिशन डिले हो गया, कल से एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। तो वो हजारों लाखों स्टूडेंट्स का क्या, जिन्हों की एक आशा थी कि 24 तारीख को हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम सेंट स्टीफन कॉलेज में जाएंगे, हिंदू कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन लेंगे। आधा लोग तो कोर्स के चलते चला आता है, कॉलेज का नाम लेके चला आता है, और एक वो लोग जिनके अंदर एक आशा आ गई थी कि यूजीसी ने बोला है कि अब 3 साल का हो गया। ये कैसे पता चला कि उन छात्रों के अंदर यूजीसी की आशा आ गई? तो ये भी देखिए, नहीं ये भी ठीक नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो एडमिशन लेने के इच्छुक थे, वो उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो अनमोल ने कहा है, एक अनमोल के पॉइंट का जवाब दे दीजिए कि आप ऑटोनोमस हैं अपने एकेडमिक गतिविधियों को चलाने के लिए, इसके बावजूद अगर पार्लियामेंट कोई शिक्षा नीति बनाती है तो वो भी तो डीयू से ऊपर ऑटोनोमस है। जो पार्लियामेंट बनाती है वो सुरक्षा है हमारे लिए। क्या एफवाईयूपी 10+2+3 के अनुकूल है? मुझे इसका जवाब सर, मैं इस पे दोबारा ये बात, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही ऐसी नहीं है, दिल्ली में ही अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट की है, उसमें 4 ईयर प्रोग्राम है।
वो भी 3 ईयर के बाद 1 और साल करवाता है स्टूडेंट की। यदि स्टूडेंट, मैडम मुझे प्लीज बोलने दीजिए। उन्होंने रोक नहीं रही, आप बोलते रहिए। एक्शन ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, छोड़िए, आप अपना एक्शन देखिए। 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली के आसपास एनसीआर में, शिवनाथन यूनिवर्सिटी 4 ईयर कोर्स कराती है, अशोका वो डीयू नहीं है, वो 1922 वाली नहीं है सर। उदाहरण वही दीजिए जो इसके समानांतर है। 122 यूनिवर्सिटी को, डीम यूनिवर्सिटी को इसी आधार पे रोका गया था एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह के बाद। शिवनाथन प्राइवेट होते हुए भी यूजीसी उसको मान्यता देती है, उसके 4 साल के देती है उसको। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की फंडेड है, उसको भी मान्यता देती है। एक तो ये बात। दूसरा, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि प्लान ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास है। क्या प्लान ऑफ स्ट्रक्चर आईसा का संगठन तय करेगा, एबीपी के ऑफिस में तय होगा, या प्लीज मुझे अपनी बात नहीं, आप गलत, आपने बड़ी आपने ऐसी बात नहीं करेंगे। प्लान ऑफ स्ट्रक्चर आप तय नहीं करेंगे, यही गलतफहमी है आपको। ये संगठन, ये देश के जो संगठन नहीं करेंगे, अनमोल आप इससे झगड़ा नहीं कीजिए। प्लान ऑफ स्ट्रक्चर किसी के ऑफिस में तय नहीं होगा। इन्होंने जो संजय जी ने जो एक पॉइंट रखा है कि यूजीसी ने कई अंबेडकर यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया और शिव नाडर यूनिवर्सिटी जैसे, अब मुझे मालूम नहीं कि उनका यही स्ट्रक्चर है या नहीं है, लेकिन 4 साल के कोर्स की मान्यता दी है अशोका यूनिवर्सिटी को दिया। की बात मैं नहीं करना चाहती हूँ, नहीं, लेकिन फिर भी यही यूजीसी उन लोगों को इस 4 साल के कोर्स को मान्यता देती है और डीयू के बारे में कहती है कि आपका 10+2+3 के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपका 4 साल का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 3 साल में आपको ऑनर्स डिग्री मिलती है और चौथे साल में आपको डबल ऑनर्स मिलता है। हम कह रहे हैं कि आप ये 3 साल में जो संजय कह रहे हैं कि बीए मिलेगा प्लेन या बैचलर्स मिलेगा, आप अगर 3 साल में उनको ऑनर्स देते और फिर 1 साल ऑप्शनल रखते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बशर्ते आपको उस एक्स्ट्रा 1 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट, आपको जो फाइनेंशियल उसके लिए जो सैंक्शन होना था वो मिले। ये नहीं कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, और क्योंकि आप गवर्नमेंट फंड पे डिपेंडेंट है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना फंड्स के आप वो चौथा साल चलाएं, वो बेहद गैर जिम्मेदार एक्शन है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं चल सकता। और जो 10+2+3 पूरे हिंदुस्तान में जो 3 इयर्स ऑनर्स प्रोग्राम है, उसके तहत हमको चलना चाहिए। जो एक गड़बड़ी पता चल रही है कि कई ऐसे जो भी है संख्या में, अगर ये डीयू के अलावा अगर 2 ही विश्वविद्यालय हैं, अगर उन कोर्स को, अगर पाठ्यक्रम को अगर यूजीसी से मान्यता है और उसकी जांच नहीं हुई है, टाटा इंश्योरेंस सोशल साइंस को भी ये पॉइंट को नोट करना चाहिए। फिर जहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं वो अलग हैं, है ना, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और भी जगह है, 4 साल में प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, लेकिन लिबरल डिग्रीज आप यूजीसी की जो डिग्रीज देखेंगे उसमें 3 साल का, जो सारी लिबरल डिग्रीज हैं वो 3 साल की हैं। तो इसमें 10+2+3 का जो ढांचा है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी बच्चे जाते हैं। मैं जानती हूँ कि ये पूरा जो एक एजेंडा था सरकार का कि ये पुश करें, इसलिए और यूनिवर्सिटीज में भी 4 साल लागू करवाने की कोशिश थी। ये सिर्फ अकेले इस वजह से नहीं हो रहा है, शुरुआत थी, वो सरकार की नीति थी। इसमें सिर्फ एक बात मुझे बोलना है, जो 10+2+3 की बात हो रही है, आप मतलब भारत की किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप इलाहाबाद चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहां पे 3 साल का हमारे पास ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ऑनर्स प्रोग्राम है। आप पटना से बीए करिए, वहां पे आप बढ़िया से हिस्ट्री के अंदर बीए कर लेंगे, पॉलिटिकल साइंस में 3 साल में बीए कर लेंगे। और वही स्टूडेंट्स अगर यहाँ से 3 साल की डिग्री लेके जाएगा तो कैसे उस स्टूडेंट के साथ कम्पीट करेगा? उसको तो 3 साल में अच्छे से उसने अपना पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ लिया, पर यहाँ पे 3 साल में उसने क्या पढ़ा? उसको ऑनर्स की डिग्री भी नहीं मिली। मुझे बोलने दीजिए, उसको 3 साल में अपना ऑनर्स का डिग्री भी नहीं मिला, उसको चौथे साल का वेट भी करना होगा। और चौथे साल का जो इकोनॉमिक बर्डन है, बिहार, पटना, यूपी के तमाम लड़के आ रहे हैं, आप डीयू में जाकर देख लीजिए, हॉस्टल्स नहीं है। पटेल यहीं रुकिए, अब उस पर जवाब देंगे जी। जो इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया है, मेरे टाइम में 10 पेपर होते थे ऑनर्स के, ठीक है। आज जितने इस डिग्री में ऑनर्स के पेपर कराए जा रहे हैं और दूसरी 2 नई चीजें डाली गई है इस 4 ईयर में। देखिए, अच्छी बातों को जब तक हम नहीं करेंगे, हम कैसे बताएंगे कोर्स चेंज क्यों किया गया? हमको आना नहीं, हम इसमें नहीं कर चुके हैं। आज मामला थोड़ा सा लीगल है, तो मैं सर जहां तक लीगलिटी की बात है, जो 10+2+3 की जो बारी बारी बात की जा रही है सर, देखिए इस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले के कोर्स, इस पे जो एग्जिट पॉइंट है बीच में मत रोकिए सर, जो एग्जिट पॉइंट है 3 ईयर के बाद, और इसी बात को लेके जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2005 से, एकेडमिक काउंसिल से पहले 6 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट किया था डीयू ने, उसमें एचआरडी मिनिस्ट्री, और जो मैंने फाइनेंशियल बात भी कर रही है बारी बारी, फाइनेंशियल बात को भी एचआरडी मिनिस्टर ने इंश्योर किया हुआ है। अब देखिए, सरकार बदलने से, यदि सरकार बदलने से यदि सर बात अगर करते कि हमें स्वायत्ता पर ये हमला है, हमला है, बिल्कुल है ना, तो कैसे हमला, कौन से नियम के तहत हमला? ऐसे थोड़े स्लोगन सब थोड़े हर समय, अगर यूजीसी बोल रही है तो यूजीसी को पता है कि कल को ये मामला कोर्ट में जा सकता है। अब ये बताइए सर, यदि हम आज यूजीसी की बात मान लेते हैं
आप कोर्ट में जाएंगे, यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए कोर्ट में? आपको स्टूडेंट्स जाएगी, हजारों स्टूडेंट्स जाएंगे सर। आपको लगता है कि जाना चाहिए? एकेडमिक काउंसिल जाएगी, डीयू जाएगी नहीं जाएगी, स्टूडेंट जाएंगे सर। इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज ही कुछ खबरें मीडिया के माध्यम से पता चली हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस तमाम चीज को लेकर कोर्ट जाना चाह रहे हैं, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया को कहना चाहता हूं कि भारत के कोर्ट को डीयू की जो अपील है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है। नहीं, मेरे बात कंप्लीट करनी दीजिए। और जहां तक इन्होंने कहा कि इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। आप उस समय के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या किसी भी ऑनर्स का कोर्स कंटेंट उठा के देख लीजिए और अभी के ऑनर्स का कोर्स कंटेंट उठा के देख लीजिए। बिल्कुल कितना डाइल्यूट, बिल्कुल झूठ है। मेरे पास किताबें हैं, किसी भी किताबें किसी भी, मैं आपको सब, ये हमारा एकेडमिक कोर्स का दावा है, जितने भी ऑनर्स कोर्स डीसी वन के है, आप किसी भी थर्ड पार्टी से उसकी वेटेज करवा लीजिए, आपको पता लगेगा। एजुकेशन क्वालिटी बच्चे ध्यान लेंगे मोमोज बनाना दिल्ली के अंदर, अब ये टेलीविजन से हमने दावा नहीं निकाला है। हम आप देखिए, मैं यही चाह रहा था कि आपसे मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप आएंगे और सब धुआं उड़ा देंगे सबका, किस तरह से आज स्वायत्ता पे हमला हुआ। पर आप राजनीतिक बात कह रहे हैं। एक अच्छा सवाल था कि अगर ये संसद वाला वो प्रोसेस किया गया है कि नहीं किया गया है, और 10+2+3 का क्या है? मतलब अब हम वो शिव नाडर यूनिवर्सिटी में है, उसका हम क्या करें? मामला तो अब यूजीसी और डीयू में हो गया। भारत के वो सेल्फ फाइनेंसिंग है उनका, जो भी एक लाइन में मैं कंप्लीट करूंगा, एक लाइन में कंप्लीट करूंगा जो मैंने पहले भी कहा कि ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी के पास है, कैसे अपनी एकेडमिक्स को, पढ़ाई को बेहतर बनाई जाए। एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं। जैसे आप एक एग्जांपल है इसका कि एसआरसीसी भारत की तमाम यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा कॉमर्स कॉलेज माना जाता है, तो यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी इस बात की है कि वो कैसे बागडीयू के तमाम, श्रद्धानंद कॉलेज, देशबंधु कॉलेज को कैसे एसआरसीसी के बराबर पहुंचाए, कैसे उसको एकेडमिक को अच्छा करे। वो नहीं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वो बहुत डायरेक्टर साहब ब्रेक कर रहे हैं।